हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12th के जो फिजिक्स हमने स्टार्ट की है वन शॉट के अंदर, और उस सीरीज के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12th एटम्स का वन शॉट। एक सिंगल वीडियो के अंदर इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बेस्ट वाली रिविजन करेंगे, और इसके बाद जो है भैया आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसा कि हर बार मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप वन शॉट को कंसंट्रेट होकर देखोगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है मतलब सिर्फ वन शॉट देख के लगा सकते हो, ठीक है। बट कंडीशन रहेगी कंसंट्रेट होके देखना है। जो मैं बोलता हूँ, जो लिखता हूँ, वो हर एक चीज आपको पढ़नी है, नोट करनी है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इसके अंदर हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 एटम का वन शॉट। और साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कलर हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि अभी ऑनलाइन अपलोड होने वाले हैं। इस वन शॉट के बाद आपको जो है अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं क्यों बोलता हूँ कि आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसलिए देखिए कई बार क्या होता है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड नहीं होते हैं नोट्स, तो उसकी कॉपी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि पहला एक ऐसा चैनल है जो इतनी जल्दी जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वन शॉट में पूरा सिलेबस खत्म कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 12 एटम के अंदर जो हम ये वन शॉट करने वाले हैं, एटम को एक ही शॉट के अंदर फिनिश कर देंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या चीज पढ़नी है? हमें पढ़ने है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? थ्योरीज पढ़नी है। किस किस की? जैसे अभी हम पढ़ेंगे किसकी थ्योरी? थॉमसन, जे थॉमसन जो मॉडल दिया था ना एटम का, उसकी थ्योरी। फिर हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड की थ्योरी। फिर हम बोहर की पढ़ेंगे, और जो बोहर की होगी वो इस चैप्टर का लास्ट होगा। उस पे उससे रिलेटेड ही रेडियस होंगे, उससे रिलेटेड ही वेलोसिटी होगी, उससे रिलेटेड एनर्जीज होंगी, वो सारी उसी से रिलेटेड स्पेक्ट्रल सीरीज होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए थॉमसन ने क्या बताया? द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन, ठीक है। जो फर्स्ट मॉडल था एटम का वो किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। कब दिया था? 1898 में दिया था, ठीक है। क्लियर हो गया? According to this model, the positive charge of atom. According to this model, the positive charge of atom is uniformly distributed throughout the volume of the atom. कि जितना वॉल्यूम होगा एटम का उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव की बात क्या करी इन्होंने बोला नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह से प्लेस होंगे इसके अंदर जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं। वो कैसे होते हैं? इस तरह से, ठीक है। देखिए ये पूरे वॉल्यूम के ऊपर हमने क्या शो किया है? पॉजिटिवली चार्ज मैटर बोल दिया है, ठीक है। ये पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज मैटर हो गया, और जो ये डॉटेड है मतलब ये माइनस और जो सर्कल बने हुए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये किस तरह से है? जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, ठीक है। आप इमेज भी देख सकते हो। देखिए वाटरमेलन में इस तरह से सीड्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो जे थॉमसन ने क्या बताया कि जो एटम होता है उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो पूरे वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम, ठीक है। और जो नेगेटिव है वो जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते थे सॉरी सीड्स होते थे, उनकी तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहा इन्होंने। दिस मॉडल वाज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम। एक नाम रख दिया था कि इस मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस्ड बाय देयर अट्रैक्शन विद पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर। देखिए अब हमने क्या बोला है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सीड्स की तरह है, मतलब जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं ऐसे हैं। तो इसका मतलब तो वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, रिपल्शन हो सकता है। बट ये रिपल्शन कैसे बैलेंस हुआ? कि जो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज मैटर है उनके साथ अट्रैक्शन से बैलेंस हो गया, ठीक है। दस एटम एज ए होल इज स्टेबल एंड न्यूट्रल। दस एटम एज ए होल इज स्टेबल एंड न्यूट्रल। तो इसका मतलब इस तरह से जो हमारा एटम है वो स्टेबल भी हो गया और न्यूट्रल भी हो गया। स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने, ये चीज इन्होंने ये बोली थी। अब यहाँ पे क्या था कि जब जब कोई साइंटिस्ट आया कुछ ना कुछ कमी जरूर रही, तो एक फेलियर हुआ यहाँ पे भी, फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल, ठीक है। क्यों हुआ?
क्या फेलियर थे इसके, देखिए थॉमसन मॉडल वाज फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो वाला एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग जो है फुलफिल नहीं हुआ था, ठीक है। क्योंकि उसमें हम कई चीजें ऐसी पढ़ेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन होता है एटम का वो खाली होता है, मिड में एक पॉजिटिव पड़ा होता है, साइड्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो सब चीजें, तो वो इस एटम के मॉडल से जो है नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे। मतलब थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसमें हम मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसको, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। और ये किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, और बाद में किसने परफॉर्म किया था, हंस गीगर एंड नर्स्ट मार्सडन ने किया था, ठीक है। तो ये पहली सबसे बड़ी कमी थी इस मॉडल की। नेक्स्ट और लास्ट कमी क्या थी, थॉमसन मॉडल ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज। देखिए हम इस चैप्टर में आगे जाके सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे। वो स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल पे जाता है, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर लेवल पर जाता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता था, तो वो लेवल टू लेवल चेंज होती थी, उनके अलग अलग नाम होते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज के। तो वो भी जो है भैया ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जे थॉमसन का मॉडल, ठीक है, जो उन्होंने दिया था किसके बारे में, एटम के बारे में। तो ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्या कुछ इसके अंदर था, क्या इसकी फेलियर्स थी, क्या इस तरह का इसका क्या स्ट्रक्चर था, वो सब हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने दिया था, उसको पढ़ते हैं, उसकी वर्किंग पढ़ते हैं, फिर उसकी एटॉमिक मॉडल्स की जो है ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे, और उसके भी साथ में फिर फेलियर पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं फटाफट। चलिए तो अब करते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए ये रदरफोर्ड ने मतलब परफॉर्म नहीं किया था, मतलब उनकी गाइडेंस में परफॉर्म किया गया था, ठीक है। जो भी हमने बात की थी गीगर्स की, मार्सडन की, तो उन्होंने जो है इसको परफॉर्म किया था, बट गाइडेंस किसकी थी, रदरफोर्ड की थी। तो इसलिए माना जाता है कि ये किसका एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये बोला जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड का नाम रखा जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं किसकी, एटम की, वो अंदर से कैसा है, सेंटर पे क्या रखा है, साइड्स में क्या है, ठीक है। वो किससे करेंगे, हम इसको हम करेंगे कि कोई एक मेटल पीस लेंगे, और वो मेटल पीस नहीं होगा, वो एक फॉयल होगी, फॉयल जो होगा बहुत पतला, बहुत ज्यादा पतला, जिसकी थिकनेस होगी 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब इसमें से हम अल्फा पार्टिकल जो है वो पास कराएंगे। हम देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे जाएंगे या बैक आएंगे, या बैक आए तो कितने बैक आ रहे हैं, किस किस एंगल पे बैक आ रहे हैं, ठीक है, मतलब वो स्कैटर्ड किस किस एंगल पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले एक बार डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं उसकी भी बात करेंगे, बट डायग्राम समझिए। जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, फिर लगा हुआ है कोलीमीटर, जो कि किसका बना हुआ है, लेड ब्रिक्स का बना हुआ है, मतलब ये लेड की तरह, लेड की ईंट आप बोल सकते हो, ईंट है ये, ठीक है। अब यहां से ये क्या आ रहा है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अब यहाँ पे हमने रखी हुई है गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल बोलेंगे इसको। ये दो सपोर्ट हैं इसको पकड़ने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर है, मतलब इतना पतला है ये, ठीक है। चलिए आगे हमने लगाई हुई एक स्क्रीन, जो कि उसके ऊपर कोटिंग है किसकी, जिंक सल्फाइड की। ये किसकी है, जिंक सल्फाइड की ये स्क्रीन है हमारे पास। देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। पहले पढ़ते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है, समझिए अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं भैया। देखिए अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट कि आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 4 एटम, किसकी तरह होते हैं ये, आइडेंटिकल होते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 4 एटम। हीलियम के 4 एटम वाला जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के आइडेंटिकल होते हैं। स्पॉन्टेनियसली एमिटेड बाय सम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये अपने आप क्या हो जाते हैं, एमिट होते हैं जब देखिए जब अनस्टेबल हो जाता है ना कोई सब्सटेंस एलिमेंट जो होता है, तो वो अपने मतलब क्या होता है, वो थोड़ा ब्रेक होना शुरू हो जाता है। वो ब्रेक होते हुए क्या करता है, रेडिएशन निकालता है। और रेडिएशन 3 तरह की निकलती है, अल्फा, बीटा, गामा। ये रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है, बट रेडियो एक्टिविटी अब हमारे सिलेबस में नहीं है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आता है न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। तो वहां पे जो रेडिएशन होती है तो वहां अल्फा पार्टिकल निकलती है, बीटा भी निकलते हैं, गामा भी निकलते हैं, बट हमें अल्फा चाहिए तो अल्फा की बात कर रहे हैं।
देखिए कंसिस्टिंग ऑफ, किसकी बनी होती है ये, कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बाउंड टुगेदर दस हैविंग ए मास ऑफ 4 यूनिट। 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो इनका मास होगा 4 यूनिट का, बट टोटल चार्ज कितना होगा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि वहां तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन पे 2 है, तो इसलिए बोला जाता है ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2, कि 2 का इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, किसकी तरह होते हैं, हीलियम के 4 एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस की तरह होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बाउंड होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और 4 का इसमें मास होता है, 2 का चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हमने लिया। इस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से क्या होगा कि जो अल्फा रेज हैं वो इस तरह से होंगे, हर एक डायरेक्शन में होंगे। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है apparatus एक चैम्बर में रखा गया है, वैक्यूम चैम्बर आप बोलोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई एयर से स्कैटर ना हो जाए अल्फा पार्टिकल, तो इसलिए इसको एक चैम्बर में रखा गया था। ठीक है, वहां पे यहाँ चैम्बर नहीं बनाया गया, बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं, मतलब कोई बीम नहीं है। तो फर्स्टली हमें क्या करना था, इसका बीम बनाना था, जो ये अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं इनका बीम बनाना था। तो उसके लिए हमने कौन लगाया, कोलीमीटर। कोलीमीटर क्या कर देता है कि जो पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होते हैं उनको एक लाइन दे देता है, मतलब एक रास्ता दिखा देता है। तो यहां से ये निकलेंगे और एक बीम बना लेंगे, तो लिखा हुआ है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। बीम समझते हो ना, मान लीजिए ये एक अल्फा है, फिर नेक्स्ट अल्फा, फिर नेक्स्ट अल्फा, नेक्स्ट अल्फा, तो ये लाइन बन रही है, तो ये बीम बन गया। ठीक है, सॉरी, तो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आया। जैसे ही यहाँ पे आया तो आगे कौन रखा हुआ है, थिन गोल्ड फॉयल रखी हुई है, थिन गोल्ड फॉयल रखी हुई है 2 स्टैंड्स के बीच में, जो रिजिड स्टैंड भी हो सकते हैं। 2.1 इंटू 10-7 किसकी थिकनेस है, मतलब ये इतनी पतली है। ठीक है, तो इसमें से जैसे ही ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जाता है तो हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई देखिए ये है पार्टिकल के जाने की डायरेक्शन, और ये देखो सबसे ज्यादा पार्टिकल दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। तो ये क्या है, एक स्मॉल एंगल स्कैटरिंग ऑफ मोस्ट अल्फा पार्टिकल, मतलब थोड़े से एंगल पे शिफ्ट हो गई है। मान लीजिए ऐसे लाइन आ रही है तो ये यहाँ पे जाके ऐसे शिफ्ट होगी, ऐसे लाइन आ रही थी तो ये यहाँ पे जाके ऐसे शिफ्ट होगी, बट वो स्मॉल दिख रहे हैं, तो मिल तो हमें सेंटर पे ही रहे हैं लगभग। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए हमें यहाँ पे मिल गए कौन, अल्फा पार्टिकल। कौन मिल गए, अल्फा पार्टिकल। हमने देखा कि कुछ इस एंगल पे मिले हम हमें, ठीक है, और कुछ हमें इस एंगल पे मिले हैं। ठीक है, तो ये होगा क्या, बैकवर्ड स्कैटरिंग। ये क्या है, बैकवर्ड स्कैटरिंग। ये है इनकी फॉरवर्ड स्कैटरिंग। ये अलग अलग एंगल पे होंगे, कोई एक्यूट एंगल पे होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे जो स्कैटर होगा वो एंगल कैसा होगा, लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ सम अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे लार्ज है, क्योंकि थोड़ा लार्ज हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लार्ज हो रहे हैं, तो बड़ा एंगल होता जाएगा इस तरह से। ठीक है, और कुछ चीजें, कुछ एंगल मतलब सॉरी कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो वापिस हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो वापिस हो जाएंगे। ठीक है, जो ये वापिस ऐसे दिख रहे हैं ये किसी एंगल पे, और बिल्कुल ऐसे भी वापिस हो सकते हैं। लिखा हुआ है बैकवर्ड स्कैटरिंग ऑफ ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, मतलब 1 in 8000, 8000 में से एक वापिस होता है, 8000 में से एक वापिस होता है। तो यहां से देखिए हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं, क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल वो सेंटर से पास कर गया है। कुछ पार्टिकल स्कैटर हो गया अलग अलग एंगल पे, कोई बड़े एंगल पे हो गया, कोई स्मॉल एंगल पे स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, इतनी क्लियर हुई। अब इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे थोड़ा क्या, ऑब्जर्वेशंस। बट आगे देख लेते हैं कि जो यहाँ से पार्टिकल स्कैटर होते हैं उनको एक स्क्रीन की हेल्प से डिटेक्ट किया जाता है। वो स्क्रीन किसकी होती है, जिंक सल्फाइड की होती है। इस पे एक क्या लगा होता है, एक डिटेक्टर लगा होता है, मीन्स हम बोल सकते हैं एक माइक्रोस्कोप लगा होता है। कैसे पता लगता है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ गया है, ये थोड़ा ग्लो करने लग जाती है, एक लाइट मतलब यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो ये था क्या, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल हमने अच्छे से समझ लिया, अब ये कुछ समझेंगे ऑब्जर्वेशंस के अंदर। ठीक है, तो एक बार जल्दी से डायग्राम बनाइए, फिर ऑब्जर्वेशंस करते हैं इसकी, फटाफट करिए फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर ऑब्जर्वेशन। जो हमने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, क्या क्या वहां से हमने कौन कौन सी चीजें वहां से ऑब्जर्व की हैं, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल।
हमने डायग्राम में देखा था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थी अल्फा पार्टिकल वो स्ट्रेट जा रहे थे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट और थे स्मॉल एंगल से, ठीक है। दिस शोज मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। तो इससे पता लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है एटम के अंदर वो एम्प्टी होता है। क्या होता है? एम्प्टी। ध्यान से सुनिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल, ठीक है। दिस शोज मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। क्लियर है? सेकंड की बात करते हैं। सेकंड ये बताइए, few alpha particle got scattered deflecting at various angles from 0 to pi degree। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे इस तरह से स्कैटर्ड होंगे, मतलब इस तरह से डिफ्लेक्ट होंगे वो 0 से लेके 180 के एंगल पर, ठीक है। मतलब सीधे जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, दिस शोज एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। सॉरी, यहाँ पे ये जो इस तरह से पोर्शन मैंने बताया ये थोड़ा सा गलत है, ये वाला पोर्शन गलत है, ये वाली लाइन, ये वाली चीज ऐसे है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया कि देखिए कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इस तरह से स्कैटर्ड हो रहे हैं, ठीक है, कुछ बैक हो रहे हैं। बैक वाले की बात बाद में करेंगे, पहले ये जो स्कैटर्ड हो रहे हैं इस तरह से इनकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फ्यू अल्फा पार्टिकल गॉट स्कैटर्ड डिफ्लेक्टिंग एट वेरियस एंगल्स फ्रॉम 0 to pi। दिस शोज एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर। तो ये बताता है कि जो एटम है, देखिए क्योंकि पार्टिकल सीधा जा रहा है बट वो वहां से डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है कि आगे कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव पड़ा होगा तभी तो वो डिफ्लेक्ट होगा। क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? क्योंकि अल्फा रेज जो है उनपे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट किया। तो इसका मतलब यहाँ पे पता लगा, दिस शोज एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, प्लेस होता है कहां पे? एट द सेंटर ऑफ एटम, which deflect positively charged alpha particle at different angles। अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा, और किस तरह से ये जो डिफ्लेक्शन होगा, मतलब कितने कितने एंगल पे होगा, वो डिपेंड करेगा डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर से कितना उनका डिस्टेंस होगा, उस पर ये चीजें डिपेंड करेंगी कितना वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड देखिए, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स मतलब 8000 में से एक सफर्स डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री, मतलब सीधे गए, कुछ इस तरह से गए, कुछ इस तरह से, सिर्फ 8000 में से एक ऐसा होगा जो बैक आ जाएगा, 180 को फॉलो करेगा, ठीक है। दिस शोज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। यह चीज बताती है कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है। वो कितना है? 1/8000 टाइम्स द साइज ऑफ द एटम। 1/8000 टाइम्स द साइज ऑफ द एटम होता है, ठीक है। तो ये था क्या? ऑब्जर्वेशन किसकी? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। तो यहां से हमें क्या क्या चीजें पता लगी? एक तो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो खाली है एटम के अंदर। दूसरा कि जो सेंटर पोर्शन है वो एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में चार्ज पॉजिटिव है। जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब साइड्स में क्या है? एक पार्टिकल होगा, कौन? इलेक्ट्रॉन, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हमने क्लियर कर ली। अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशन की छोटी छोटी, जो कि चाहिए हमें अपने न्यूमेरिकल करने के लिए। इंपैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बिल्कुल यहाँ पे, ये बिल्कुल सेंटर से एक लाइन जाती है न्यूक्लियस की, ठीक है। तो यहाँ से एक हमारा क्या है? ये वेलोसिटी वेक्टर है। ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब पार्टिकल चल रहा है, अल्फा पार्टिकल चल रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है? इंपैक्ट पैरामीटर, जिसको बी से शो करते हैं, इज द डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। कि भाई जो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो, और अल्फा न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम बी बोलते हैं, उसे बोला जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। इसका जो फॉर्मूला हमें डिराइव नहीं करना, डायरेक्टली याद करना है, Z² कोट θ/2 4 pi epsilon naught E K इज द काइनेटिक एनर्जी। E इज काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। याद कैसे करना है इसको? Z² मतलब वो टोटल मास के लिए हम यहाँ पे Z लगाते हैं, तो Z² कोट θ/2 अपॉन 4 pi epsilon naught E K इज द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मान लीजिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये एटम, यहाँ पे ये न्यूक्लियस, और
यहाँ पे न्यूक्लियस से इस यहाँ से लेके ये डिस्टेंस है कि ये न्यूक्लियस है इसके सेंटर से, यहाँ से ये इतना डिस्टेंस बच गया अपना, थोड़ा सा पोर्शन हमने ले लिया एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स फॉर ए मोमेंट, एक छोटी सी देरी के लिए वो रुक जाते हैं। एंड देन बिगिंस टू रिट्रेस इट्स पाथ, फिर से स्टार्ट होते हैं अपने पाथ को फॉलो करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है, वो जो छोटा सा डिस्टेंस होता है जितना न्यूक्लियस से वो दूरी होती है, उसको बोला जाता है क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। मतलब हम जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका रेडियस निकालते हैं। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए, तो इसमें ये सारा जो है रदरफोर्ड के अंदर आता है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे फिर इसके ड्रॉबैक्स और फिर चलेंगे बोहर्स पर। ठीक है, और बोहर्स के बाद फिर सिर्फ डेरिवेशंस बचेंगी इस चैप्टर के अंदर। चलिए, तो अब करते हैं हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी हम जो है सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में से कोई टॉपिक कटा नहीं है, इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक जो है कटा नहीं है भैया। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट देखिए यहाँ पे क्या था, अल्फा पार्टिकल किस पे जा रहे थे, गोल्ड फॉइल पे जा रहे थे। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज था, 2e चार्ज हम मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे हमने बोला था प्लस का 2 चार्ज होगा, तो मतलब 2e मान लिया। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है ये, पॉजिटिव चार्ज किस पे, अल्फा पार्टिकल पर। ठीक है, किस पे जा रहे थे, गोल्ड फॉइल पर। तो गोल्ड फॉइल में भी कोई चार्ज होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है उसको हमने बोला है Ze से। Z इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जी। एक बार चेक करने दीजिए, Z इज द Z इज एटॉमिक नंबर। क्लियर, ठीक है, मतलब वो कितने होंगे वो उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके चार्ज से, कोल्ड फॉइल के अंदर जितने भी होंगे। तो अभी यहाँ पे एक देखिए कि जब अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, अल्फा पार्टिकल पे भी एक चार्ज है, तो उनके बीच में क्या लग सकती है, एक फोर्स लग सकती है। और वो फोर्स कैसी होगी, जिस तरह से हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो फोर्स कैसे लिखते थे हम, 1/4πε0 लिखते थे। किस पे है ये, 2 चार्ज है, कौन कौन सा, एक 2e है जो प्लस का है और एक गोल्ड फॉइल के ऊपर है वो कितना है, Ze है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लिख देते हैं कितना, r का स्क्वायर। ठीक है, तो F कितना मिला आपको, 2Ze² अपॉन 4πε0r²। ये हुआ हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला। एक बार फोर्स का फॉर्मूला एनसीईआरटी से मैच कर लेते हैं जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2Ze² अपॉन 4πε0r²। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज है ना वो भी, और यहाँ पे गोल्ड फॉइल पे भी एक चार्ज। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एक फोर्स लग सकते हो, वो फोर्स कैसी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तो लग गई कौन सी भाई, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी एक फोर्स लग गई कौन सी, ये वाली, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा हमें ये पता लग रहा है रदरफोर्ड से कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऐसे घूमते हैं बाहर ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो अगर ये घूम रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2 फोर्स हम यूज कर सकते हैं जिनको इक्विलिब्रियम में लिख सकते हैं। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हुई, mv² बाय जितनी दूरी होगी वो लिख दिया r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, ये रही भाई, यहाँ पे एक पे कितना है 2e और एक है Ze। नीचे क्या आ जाएगा, 4πε0r²। ठीक है, इस r से r काट दो, इस r को यहाँ पे भेज दो, तो क्या बना, 2Ze² बाय कितना हो गया यहाँ पे, 4πε0mv²।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। एक बार इस रेडियस को मैच कर लेते हैं। ये जो रेडियस है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ये क्या है, ये जो रेडियस आया ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट आया, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। मैच कर लेते हैं एक बार। यहां पे इन्होंने दिया हुआ है Z और 2 नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि ये एक सिंपल एटम के लिए कर रहे हैं और उसमें ये मान रहे हैं कि न्यूक्लियस पे एक जो चार्ज है वो E है और एक, मतलब यहाँ पे E मान रहे हैं और यहाँ पे E मान रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे Z को, तो इसलिए यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्या, E स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा E स्क्वायर। अब मैच करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि जितना चार्ज होगा आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल है, ठीक है। तो E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। तो ये है भाई रिलेशन ऑफ किसका, रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो स्पीड बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे v भी आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात और पोटेंशियल एनर्जी की बात, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे और फिर उसके बाद टोटल एनर्जी निकाल देंगे कि क्या होती है टोटल एनर्जी एटम के पास, ठीक है। चलिए, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं लिख रहा हूं ई के से, किससे लिख रहा हूं, ई के से लिख रहा हूं, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मतलब ई के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये रहा एम वी स्क्वायर, मतलब ये एम वी स्क्वायर कितना है, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एम वी स्क्वायर कितना है, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो मतलब आपके पास क्या बन गया, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 8 पाई होना है, सॉरी, ये 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई है, इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है। मैचिंग इसलिए जरूरी है कि कोई मिस्टेक ना हो। ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे हम लिखते हैं किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी जो हमारे टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, तो पोटेंशियल को भी लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी यू पी से लिख दिया, ठीक है। कैसे लिखें इसे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम वी क्यू से, इस तरह के एग्जाम्पल से। तो यू पी, ठीक है। वी कितना है कि जिस चार्ज की वजह से हम पूछ रहे हैं, जिस चार्ज की वजह से पूछ रहे हैं, तो मान लीजिए उसको पोटेंशियल कैसे लिख सकते थे, ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखते थे, ठीक है। जिसकी वजह से किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे, उसका है माइनस ई, तो यहां पे कितना बना, माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बना। तो यहाँ पे देखिए मैच करके ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये आर, यहाँ पे ये चला जाएगा आर, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि भाई माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में जो ये माइनस है ये क्या शो करता है, माइनस क्या शो करता है कि जो आपकी फोर्स है, जो आपकी फोर्स है वो आर के अपोजिट है, आर के अपोजिट है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है तो फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे हो रही है तो फोर्स ऐसे लग रही है, तो इसलिए माइनस हो। तो टोटल एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो E इज इक्वल टू ई के, तो यह है ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे है प्लस, प्लस के साथ यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर सॉरी आर नॉट आर स्क्वायर, इट्स आर। तो वही एलसीएम लीजिए, तो फिर क्या आएगा, वही 8 आएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 2 ई स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर,
एक बार चेक कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी यही है, -E²/8πε0r। तो देखिए अब यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ बातें, वो आप नोट कर लेना। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। यहाँ पे क्योंकि माइनस आया हुआ है तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव होती है, क्योंकि हम किसकी एनर्जी निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करता है किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के, जिसमें पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, इससे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है। अगर उसमें फोर्स लग रही है, न्यूक्लियस उसमें फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो इधर से इधर है तो उसमें फोर्स इधर से इधर लग रही है, तो वो इसलिए लग रही है क्योंकि वो न्यूक्लियस उसको बाउंड कर रहा है। ठीक है, इफ E वर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉलो ए क्लोज्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अगर ये पॉजिटिव आता तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोज लूप फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ये थी क्या हुई, एनर्जी कर ली, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल कर ली, क्योंकि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी थी, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी और ये हमारी टोटल एनर्जी है। क्या है ये, टोटल एनर्जी है। और साथ में हमने कर लिया रिलेशन किस किस का, इलेक्ट्रॉन का, या फिर आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, किसके साथ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के साथ, और साथ में हमने पढ़ ली फोर्स। क्या पढ़ ली, फोर्स पढ़ ली। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब क्या इसके ड्रॉबैक हैं वो करते हैं और साथ में करते हैं बोहर्स के पोस्टुलेट एंड ड्रॉबैक्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, जो मॉडल हमने पढ़ा है रदरफोर्ड ने जो दिया था उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। वो पहला कौन सा है, एज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द पॉसिबल रेडियाई, मतलब वो किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका कोई भी रेडियस वो यूज कर रहा है। ठीक है, सो एटम कैन एमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बट इट इज नॉट पॉसिबल। ये चीज इन्होंने बताई नहीं थी। ठीक है, क्या बोला है, एज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द पॉसिबल रेडियाई, भाई हर एक रेडियाई में ही घूम सकता है, तो इसका मतलब ये तो फिर एमिट कर सकता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी कहां से लेता है, रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी बाय डिक्रीजिंग देयर रेडियस, अगर ये मान ले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी उसके रेडियस को डिक्रीज करने से, मान लीजिए पहले वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, फिर ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, फिर इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा मिल रही है, क्यों, क्योंकि वो पास जा रहा है किसके, न्यूक्लियस के। अगर ये बात भी माने, इफ इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी बाय डिक्रीजिंग देयर रेडियाई, देन एक टाइम ऐसा आएगा, वंस अपॉन ए टाइम इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस, ये इसका मतलब तो फिर न्यूक्लियस में गिर जाएगा और इससे क्या होगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, बट ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये सारी चीजें थी क्या, ये शो करती थी ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, क्या शो करती थी, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। फिर उसके बाद आए बोहर्स और उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उनकी कुछ खास बात थी पोस्टुलेट से, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने, ईच एटम कंसिस्ट ऑफ ए मैसिव डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कि हर एक एटम जो है वो एक मैसिव डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। भैया क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। मतलब इन्होंने भी एक बात बताई कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, रदरफोर्ड ने भी बता दिया था। ठीक है, बट इन्होंने बोला क्या, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द पॉसिबल रेडियाई। ठीक है, बट इन्होंने फिर इस चीज को यहाँ पे खत्म कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि एक फिक्स ऑर्बिट में ये घूमता है। थर्ड, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स, मतलब कोई भी हम एक ऑर्बिट माने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दैट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, whose angular momentum is nh/2π, means whose angular momentum is an integral multiple of h/2π, h is the Planck's constant, 6.63 into 10⁻34। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने बोला एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होनी चाहिए, nh/2π r के इक्वल होनी चाहिए, nh/2π r के इक्वल होनी चाहिए, यही बोला। ठीक है, तो L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, कैसे लिख सकते हैं उसको, mvr = nh/2πr लिख सकते हैं।
ये तो है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे NH/2 पाई है, तो यहाँ पे NH/2 पाई आएगा, ठीक है, ये R नहीं आएगा, यही है जी, NH/2 पाई। हाँ, तो ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव होगा जिसकी एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होगी, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पहले से पता होता है mvr, ठीक है। mvr, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस, कितने रेडियस पे वो घूमता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम बनाए हुए, ये है न्यूक्लियस, ये है हायर, ये है लो लेवल, ये है हायर एनर्जी स्टेट, ये लो एनर्जी स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वो क्या करता है, एनर्जी है ये, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम होगा, यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम हुआ, ठीक है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी एनर्जी लेता है वो फोटोन के इक्वल होती है लगभग, तो h फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं इसको, ठीक है। दूसरे केस में देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे एरो नीचे से ऊपर है तो लोअर से हायर जा रहा है, यहाँ पे हायर से लोअर है। भाई लोअर से हायर में जंप तो कर जाता है, बट इतनी देर वो वहां पे टिका नहीं रह सकता, तो उसको फिर से क्या होता है, अपने ही जगह पे आना पड़ता है। तो वो हायर से जब लोअर पे जाता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ पे रेडिएट कर रहा था, तो ये है रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ये क्या है, रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये थे बोहर के पोस्टुलेट्स। और बोहर ने जो है भैया मेनली हाइड्रोजन एटम का यूज करके सब चीजें बताई थी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है आपका वो बनता है बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, उसे करते हैं। बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर करते हैं। बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम हम अब करेंगे। बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कुछ होता है, उसके अंदर सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस में एक चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये चीज है, ठीक है। बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। डायग्राम देख लेते हैं एक बार की डायग्राम है जी, बिल्कुल है, ठीक है। चलिए, तो भी यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन एटम है, तो सिंपली एक चीज मान लीजिए आप कि सेंटर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। सेंटर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रहा पॉजिटिव चार्ज जिसपे ई चार्ज है। कौन घूमता है साइड्स में, इलेक्ट्रॉन घूमता है, और कितना होता है, एक ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन घूमता है इस तरह से। ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन घूमता है जिसपे माइनस का चार्ज है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स हो सकती है, और वो फोर्स जो होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंटर से भी एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। आई थिंक यही होगी जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है, एक तो सेंटर से लग रही है तो उसको बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उसको बोल दिया Fe, ठीक है। तो बस इन्हीं चीज पे चलना है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है, मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अगर इनमें से कोई भी एक कम ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो इसको पढ़ते हैं आगे। Fc इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर बाय r। Fe क्या है, फोर्स, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे, मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं E और E, तो यहाँ पे आ गया E स्क्वायर, नीचे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर का स्क्वायर। इस आर से ये आर कट गया तो हमारे पास बचा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर यहाँ चला गया तो बना ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो एम वी आर एंगुलर मोमेंटम है वो इसके इक्वल होने चाहिए NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होने चाहिए। तो यहां से अगर हम एम वी आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई है, NH अपॉन 2 पाई, अगर हम यहां से V निकाल लें, क्या निकाल लें, V निकाल लें, तो क्या बनेगा यहां से अगर हम V निकाल लें तो क्या बनेगा, V बनेगा NH अपॉन 2 पाई एम आर बनेगा। ठीक है, यही बना। इस V को यहां पे पुट कर देते हैं, इस V को यहां पे पुट कर देते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो R इज इक्वल टू ई स्क्वायर पहले से पड़ा है, यहाँ पे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। V का स्क्वायर है तो यहाँ पे V का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जाएगा N का स्क्वायर, H का स्क्वायर ऊपर। ठीक है, नीचे जो चीज लिखूंगा वह ऊपर चली जाएगी तो वो क्या होगी, 2 का हो जाएगा 4, पाई का हो जाएगा स्क्वायर, पाई का क्या हो गया स्क्वायर, M का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे R का उसका भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, R का भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो पहले काट लेते हैं जो कट जाता है। 4 से 4 कट रहा है, पाई से पाई स्क्वायर कट रहा है, M से M का स्क्वायर कट रहा है, इस R से ये R कट रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या बचता है 1 यहाँ पे, और इधर आ गया ई स्क्वायर, और यहाँ पे बचा कौन पाई एम आर। नीचे कौन बचा, नीचे बचा 4 पाई कट चुके हैं, एप्सिलॉन बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बचा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहां से आर निकाल लें तो वो बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो ये होता है भाई हमारा रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक बार मैच करते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर। अब यहां पे देखिए जो एन है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से चलते चलते। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मान लीजिए n इज इक्वल टू हम 1 लिख दें तो हमें r की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो ये पहले वाले के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये रेडियस हुआ। इसकी वैल्यू को हम फिक्स कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। तो जब आप h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, सबकी वैल्यू रखोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट जो होता है भैया होता है 0.529 आंगस्ट्रॉम, 0.529 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका मतलब कि जो r है nth ऑर्बिट के लिए वो क्या हो जाएगा 0.529 आंगस्ट्रॉम इंटू n का स्क्वायर, और ये एक कांस्टेंट है तो मतलब r जो है वो डायरेक्टली हो गया किसके, n स्क्वायर के। दैट्स r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो रेडियस आपके पास आ चुका है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट करें जल्दी से फटाफट। फिर करते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, अगर ये चीजें आ जाए फिर कैसे करेंगे हम इस चीज को, चलिए इसको एक बार नोट कर लो। चलिए अब देखिए भाई, अगर आपको रेडियस लिखना है किसकी टर्म में, किसके लिए लिखना है, मान लीजिए आपको रेडियस लिखना है हीलियम के लिए, लिथियम के लिए,
रेडियस लिखना है आपको हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, इस तरह से, ठीक है। आई थिंक बेरिलियम होगा, मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सब के लिए तो क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, सिर्फ एक चेंज आएगा भाई। देखिए R इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर, पाई m e स्क्वायर। यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा जाएगी, वो होगी क्या कि इसके साथ 1/z मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये z यहाँ पे डिफाइन करेगा कि कितना वहां पे टोटल चार्ज होगा। मतलब एक होगा E और एक होगा ZE, ठीक है। तो ये चीज डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे z मल्टीप्लाई करते हैं, एंड z इज द एटॉमिक नंबर, आई थिंक, यस, एटॉमिक नंबर। तो R की वैल्यू बन जाएगी आपके पास n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ZME स्क्वायर। तो ये हुआ रेडियस किसके लिए, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के लिए। अगर आपको हाइड्रोजन के लिए बोला जाता है तो Z मत लगाना, ठीक है। और जो Z है एटॉमिक नंबर है, वो हमने बोल ही दिया, ठीक है। और ये जो Z है वो क्या डिफाइन करेगा, Z जो है वो ZE ये डिफाइन करेगा चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस डिफाइन करेगा ये, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है उसमें चार्ज कितना E है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनके लिए जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो हमें ZE से पता लगता है, ठीक है। तो मतलब इनमें हमें पाई ZME स्केल लगाना पड़ता है, ठीक है। एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। और आगे दिया हुआ आपके पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब आपको स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, स्पीड, ठीक है। करते हैं इसे, चलिए उधर वाला मैं रब कर देता हूं। यहां पे मैंने अभी रेडियस छोड़ दिया, इसको एक साइड लिख लेते हैं क्योंकि रेडियस की जरूरत पड़ेगी हमें बार बार। n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर, ये है हमारा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। अब चलते हैं स्पीड ऑफ, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, सॉरी इस तरह से, ठीक है। अब एक चीज देखिए भाई, आपको निकालनी है क्या, स्पीड, स्पीड निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये चीज तो हम स्टार्टिंग से निकाल चुके हैं, ये चीज तो हम स्टार्टिंग से निकाल चुके हैं। कैसे, देखिए हमें पता है कि भाई जो mvr होता है वो किसके इक्वल होता है, NH/2 के इक्वल होता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, v निकाल लो। स्पीड शो करेगा जो किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसमें, nth ऑर्बिट में, ठीक है। तो NH/2 m r करेंगे, क्या करेंगे, r करेंगे, और r की वैल्यू कितनी है वो रही, पुट कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू NH/2 m, r की वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चलेगी कौन, पाई m e स्क्वायर, पाई m e स्क्वायर। तो भाई पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, और h स्क्वायर से ये h कैंसिल, n स्क्वायर से ये n कैंसिल। तो v की वैल्यू हमें मिली क्या, e स्क्वायर अपॉन 2 n h एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक ये मिली है, एक बार मैच कर लेते हैं कि सही है या नहीं है, ठीक है। NH E स्क्वायर अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में थोड़ा चेंज करते हैं। अब इसी के साथ मैं क्या करता हूं, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, E स्क्वायर अपॉन 2 C H एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे बनेगा C/n, C/n। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक वैल्यू बन जाएगी, ये एक फिक्स्ड वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि इसमें देखिए E है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकते हो। 2 है वो खुद एक वैल्यू है, C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻18, H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34, एप्सिलॉन ऑन 8.85 इंटू 10⁻12। सबको पुट करोगे आपको मिलेगा 1/37, आपको मिलेगा 1/37। इस पूरे की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 1/37। और इस पूरे को एक नाम भी दिया जाता है अल्फा, क्या नाम दिया जाता है, अल्फा। तो मतलब
v हो गया 1/37 किसका, स्पीड ऑफ लाइट, और साथ में यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना वो लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, n को c की वैल्यू लिखिए, आंसर आ जाएगा। 2 के लिए निकालना तो 2 लिखिए, 3 के लिए निकालना तो थर्ड वाला लिखिए। ठीक है, तो ये था स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे भैया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम। और उसके बाद आ जाएंगे हम स्पेक्ट्रम पे आ जाएंगे, और उसी से हमारी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा जी। जल्दी करिए। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एनर्जी का। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। और हाइड्रोजन के लिए ही हम पढ़ रहे हैं सारा। किसके लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। और कर किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए हम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम। ठीक है, nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें भी वही डायग्राम हम यूज कर सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ठीक है, उसको मैं रफली बना दूंगा यहाँ पे ताकि आपको ध्यान में रहे। हमने लिया था एक हाइड्रोजन एटम, जिसके अंदर यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, कितने रेडियस पर, r रेडियस पर, सेंटर में प्लस ई पड़ा था। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था विद माइनस ई। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, सॉरी एनर्जी बात करें तो एनर्जी की बात करते हैं पहले। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv² होती है। क्या होती है, 12mv², ये होती है भैया। ठीक है, 12mv²। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या था पोटेंशियल एनर्जी, एक चार्ज है प्लस न्यूक्लियस पे, माइनस चार्ज है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, नीचे 4πε0 जितना रेडियस है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, E² माइनस का यहाँ पे हो गया 4πε0r। ठीक है, यहाँ पे है 12mv²। इस mv² की वैल्यू रख सकते हैं। कैसे, देखिए E के 1/2m, और v की वैल्यू हमने पहले ही लिखी थी, एक अभी लिखी थी हमने, वो थी आप तो अपनी बुक से देख ही सकते हैं, और मैं यहां से देख लेता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। mv²r हम अलग से लिख लेते हैं, और उसकी वैल्यू थी भैया हमारे पास E² 2NH, या तो इस फॉर्म में लिख लो काइनेटिक एनर्जी को, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो mv²। अगर इन्होंने लिखा तो आप इस तरह से कर दीजिए। देखिए mv/r इज इक्वल टू क्या होता है, NH/2π, ये था। ठीक है, और हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या, mv²/r इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे था E²/4πε0r, ये था। तो r से ये r कट चुका था, तो mv² हमारे पास क्या आ जाएगा, E²/4πε0 आ जाएगा, E²/4πε0 आ जाएगा आई थिंक। देखिए दोबारा समझते हैं, थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। ये एनर्जी है, एनर्जी में हमें mv² की वैल्यू चाहिए, लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए काइनेटिक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, mv²/r था, mv²/r। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो कितना था, E²/4πε0r² लिखते थे। तो ये कटा इससे,
तो हमारे पास बचा mv स्क्वायर की वैल्यू, तो mv स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब सही है, तो ई स्क्वायर अपॉन कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये बनेगा कितना, ये 4 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, मतलब ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हुआ आपके पास काइनेटिक एनर्जी। क्या हुई है, काइनेटिक एनर्जी। अब है हमारे पास कौन, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, कोई बात नहीं, मिल चुकी हैं दोनों चीजें, तो दोनों को अब लिख देते हैं। अब टोटल एनर्जी आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो, यही तो होता है, यही तो होता है। वो कैसे लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी है, V का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और साथ में जिस चार्ज के साथ हो वो लिखते हैं, और जिस चार्ज के साथ है वो है माइनस ई, कितना है, माइनस ई, मतलब जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला किया था वी क्यू, उसके हिसाब से लिखा है। वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो टोटल एनर्जी आप निकाल रहे हैं जिसको हम शो कर रहे हैं ई से, तो ई के है ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्लस है बट यहाँ पे माइनस है, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो आपके पास आएगा ई इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू आ जाएगा -2 स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब R की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू क्या होती है भाई, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर, ये होती है, आई थिंक यही होती है, अभी लिखी थी हमने, तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो E इज इक्वल टू -2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, और ऊपर होगा पाई m e स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और भैया और तो कुछ नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। तो अब बचता है हमारे पास क्या, E इज इक्वल टू -2 -2 बचा, नीचे क्या बचा 8 n स्क्वायर h स्क्वायर 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम एक चीज करते हैं कि भैया E इज इक्वल टू माइनस तो अलग ही रहने दो, ये क्या है 2m(e4) अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इनको एक काउंट कर लेते हैं, इनकी एक वैल्यू काउंट कर लेते हैं, तो बचा कौन साथ में 1/n स्क्वायर बचा। तो जब आप इसकी 2m(e4) बाय 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर की वैल्यू काउंट करोगे तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू -13.6, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर, कितना आ जाएगा n स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो 13.6 आएगी, ठीक है। और ये जो टोटल वैल्यू हम लिखते हैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लिखते हैं, किसके अंदर लिखते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है। तो यहां से हमें एनर्जी मिल गई किसकी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर, मतलब ये वाली जो चीज है इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज बन रही है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यहीं से हम अब इसको अलग अलग मतलब ऑर्बिट्स के लिए लिखेंगे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम की वैल्यू अलग अलग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, फिर करते हैं आगे। फिर हम करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम हम करेंगे फिर, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से फटाफट इसको कर लो। चलिए तो ये हो गया हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक छोटा सा ग्राफ कह सकते हो आप, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक डायग्राम आता है छोटा सा,
ठीक है, उसको कर लेते हैं एक बार। और उस ग्राफ का जो नाम है वो है एनर्जी क्वांटाइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनर्जी क्वांटाइजेशन। देखिए, एनर्जी क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक, कैसे निकालते हैं हम? बहुत आसान है। अगर ये चीज यहां तक समझ में आ गई तो बहुत आसान है। क्या करना है? n की वैल्यू 1 लिखो, n की वैल्यू 2 लिखो, n की वैल्यू 3 लिखो, n की वैल्यू 4 लिखो, n की वैल्यू 5 लिखो, n की वैल्यू 6 लिखो। इस तरह से करते करते इन्फिनिटी तक हम कर सकते हैं। तो वैल्यू जो है अभी मैं बता देता हूं आपको, और वैल्यू आएंगी आपकी जैसे पहली के लिए तो सेम ही आएगी कि फर्स्ट लेवल पे आपकी एनर्जी आएगी -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 लेवल पे आएगी आपकी सेकंड लेवल पर। मैं बोल रहा हूं क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, सेकंड के लिए आएगी -13.6 को जब करोगे 2 स्केयर करेंगे नीचे, क्योंकि n स्केयर है तो 2 का स्केयर 4, तो आपको मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड में आपको मिलेगा जब 3 का स्केयर करोगे तो नीचे 9 हो जाएगा और आपको मिलेगा 1.51 -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से 4 के लिए, इसी तरह से 5 के लिए, सबके लिए आप वैल्यू लिख सकते हो। और 4 और 5 तक ही मोस्टली बुक में आपको मिलेगी, तो वो है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वाली जो वैल्यू है वो है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से इन्फिनिटी के लिए हम जब जाएंगे ना तो समथिंग ऑफ वन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, या फिर जीरो आप बोल सकते हो इस तरह से। तो ग्राफ बनता है एक, और जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। देखिए, एक डायग्राम आप बोल सकते हो। यहां पे है एनर्जी, ठीक है, हाँ एनर्जी आप बोल सकते हो। ये एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स हैं ये। इस पे कोई चीज आप नहीं बता सकते, आप सिंपली बता सकते हो कि जैसे N1 दिया इन्होंने तो आप इसको N1 लिखो। ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 1 जब होगा तो एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। इसी तरह से N2, ठीक है, इसी तरह से फिर N3, इसी तरह से फिर N4, इसी तरह से N5, और इसी तरह से करते 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 हम इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सारा क्या? एनर्जी क्वांटाइजेशन। फिर डिफरेंट डिफरेंट आप वैल्यूज लिख सकते हो जो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये फोर्थ के लिए लिख सकते हैं हम -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फिफ्थ के लिए लिख सकते हैं हम -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से बहुत सारी जो है आप इक्वेशंस को लिख सकते थे, मतलब एनर्जी लेवल्स को लिख सकते थे। बट वो कब पॉसिबल था? जब आपको ये आता होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई रट्टा नहीं है, ये एक सिंपल सी चीज है मैं जो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है एनर्जी किसकी? ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और यहां से हमें एक चीज पता लगी कि जो E है वो क्या है? जो E है वो है -(n)², -(n)², and n is the principal quantum number, principal quantum number. Value can be 1 2 3 4 5 6 7। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब हमने बोहर पढ़ा था, बोहर के पोस्टुलेट्स पढ़े थे, तो हमने एक चीज की थी कि जब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, एनर्जी क्या करता है? रेडिएट करता है। ठीक है, तो रेडिएट करता है तो कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम बना रहा है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लेवल से, अलग अलग ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे हायर टू लोअर, तो डिफरेंट वहां पे आपको स्पेक्ट्रम मिलेंगे जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
देखिए एनर्जी, तो हमने उस समय एक बात की थी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आता है, इस पे आता है, हायर से लोअर आता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, मान लीजिए जहां से ये चला है वहां पे इसकी एनर्जी है ई आई, इनिशियली जो एनर्जी है ई आई है, और जिस पे पहुंच रहा है वो है फाइनल एनर्जी इसकी, ठीक है, ई एफ। एंड ई आई ग्रेटर है ई एफ से, ठीक है, तो मतलब अब हायर से हम लोअर आ रहे हैं, तभी तो बोलेंगे ना ई आई अगर ग्रेटर है ई एफ से, तो इसका मतलब ई आई हायर लेवल पे है। ठीक है, तो इस एनर्जी, जो एनर्जी हमने निकाली थी ये वाली, इससे पहले हमें ये फॉर्मूला मिलता था, तो इसको मैं एक बार साइड में लिख लेता हूं क्योंकि ये जरूरी है। एम ई स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच का स्क्वायर, ये चीज याद रखिए, आपका टॉपिक खत्म। अगर आपको ये चीज याद है तो आपका टॉपिक खत्म, गारंटेड। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अब ये जो एनर्जी निकल रही है तो इससे स्पेक्ट्रम बनेगा, तो हमें क्या करना है, इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। तो ये जो एनर्जी निकलती है, कितनी एनर्जी निकलती है भैया, एच फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो इस एच फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि हायर में से आ रहे हैं तो हायर माइनस लोअर, ऐसे लिख सकते हैं। एच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ई आई एंड ई एफ लिखते हैं एनर्जी। चलिए तो हम एच फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए सी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो सी बाय लैम्डा, तो मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दें सी बाय लैम्डा। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ई आई इज द एनर्जी एट इनिशियल लेवल, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू एन आई लिखेंगे हम। ठीक है, तो मतलब उस फॉर्मूले से देखिए एम ई स्क्वायर से, तो लिखेंगे इसको एम ई स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, फिर एच का स्क्वायर और एन आई का स्क्वायर माइनस ई एफ और सॉरी ये जो वैल्यू थी ये हमारी माइनस में थी, किसमें थी, माइनस में थी, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। इसी तरह से ये माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनल कितनी बन जाएगी अब, एम ई स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और एन एफ का स्क्वायर, मतलब ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, क्या कॉमन है, एम ई स्क्वायर कॉमन है, नीचे क्या कॉमन है, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे भी होगा। ठीक है, एच स्क्वायर ये कॉमन है, अंदर कौन रह गया, 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर। ये एच यहां चला गया, चलिए चला गया, भेज दो, यहां पे बन गया एच क्यूब। ठीक है, सी को भी भेज देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, 1 बाय लैम्डा, तो यहाँ पे चला गया कौन, सी भी चला गया, यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं इसको एच क्यूब सी, एच क्यूब सी। तो अभी यहाँ पे एक चीज देखिए भैया, इस 1 बाय लैम्डा को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बार, नॉन एज वेव नंबर, नॉन एज वेव नंबर, वेव नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे इसको। और जो एम ई स्क्वायर है नीचे 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच क्यूब सी, इसको हम एक आर का नाम दे देते हैं, क्या है ये, आर का नाम दीजिए या आर एच का नाम दीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें मिल गया यहां से क्या, हमें मिल गया क्या, 1 बाय लैम्डा को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बार, तो ये बना क्या, फ्रीक्वेंसी बार इज इक्वल टू ये कितना है, आर यहां पे क्या है, 1 बाय फाइनल माइनस इनिशियल एन आई का स्क्वायर, इस तरह से। तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मतलब यहां से हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसको चेक करेंगे, अभी चेक कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बार इज इक्वल टू आर अपॉन 1 बाय एन एफ का स्क्वायर माइनस एन आई का स्क्वायर। ठीक है, एंड आर एच इज एम ई स्क्वायर, सॉरी एम ई 4 आ रहा है, तो हमारा इसका मतलब एनर्जी हम गलत लिख रहे हैं, एनर्जी यहाँ पे 4 ही आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा,
4 आएगा एनर्जी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके लिए ये गलती हुई है, इसके लिए क्षमा कीजिए। E4, यहाँ पे भी E4, ठीक है। अब ये ठीक है कि R की जो वैल्यू है me4/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h³ एंड c, दैट्स, ठीक है। कई बुक में आपको ये RH मिलेगा, यहाँ पे RH, तो यहाँ पे आप RH भी लगा सकते हो, ठीक है। इस RH को बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट और इस पूरी इक्वेशन को बोलते हैं रेडबर्ग्स इक्वेशन, रेडबर्ग्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये होता है भाई क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट से फॉल करेगा, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की वो अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो एनर्जी निकल रही है, रेडिएट हो रही है, रेडिएशन निकल रही है, तो वो एक अलग स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। तो वो हम करते हैं उसको, ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज हम उसको बोलते हैं। उस टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक बार इसको नोट करिए, फिर करते हैं उसे, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। और मैं आपको सिर्फ एक समझाऊंगा, बाकी आप अपनी मर्जी से अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से बाकी सबको लिख सकते हो भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज निकालनी हमें हाइड्रोजन एटम। कितनी सीरीज होती है हमारे पास, देखिए मैं शॉर्टकट लिखूंगा एक, लाल बत्ती पाली भारत पांचाल, इस तरह से कर लीजिए। मेरे बहुत ही अच्छे अजीज दोस्त हैं भारत पंचाल, तो उन्हीं के नाम पर मैंने ये बना लिया, लाल बत्ती पाली भारत पांचाल में। हालांकि उन्होंने ही हेल्प की थी ये ट्रिक बनाने के लिए। तो L फॉर लाइमन सीरीज, L फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज बोलते हैं इसको, ठीक है। एक मिनट रुकिए, लाइमन सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है। फिर दूसरी है, जो नाम लिख देता हूं मैं पहले सबके, फिर दूसरी है बाल्मर, बाल्मर। तीसरी आपके पास पाश्चन, पाश्चन सीरीज। और चौथी आपके पास लाल बत्ती पाली। ये ली जो है ये नहीं आएगा, ये यहीं पे है बस, सिर्फ ली, भारत पांचाल में। तो बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है। और लास्ट जो है पी, वो शो कर रहा है पी फंड को। किसको शो कर रहा है, पी फंड सीरीज को। ये है क्या, क्या चीज है ये, चक्कर क्या हो रहा है, ये हमें भी तो समझ में आए। देखिए, जिसके अंदर इनिशियल मतलब जहां से हम चल रहे हैं, ठीक है, जहां से हम चल रहे हैं, NI इनिशियल जहां से हम चल रहे हैं, और NF को लिखेंगे 1 और NI को लिखेंगे 2 3 इंफिनिटी, इस तरह से। लेट मी चेक, सबसे पहले हम कर रहे हैं लाइमन सीरीज को। लाइमन सीरीज के अंदर हम N1 को 2 3 4 इस तरह से, हाँ ठीक है, ये सही है। सुनिए अब ध्यान से भाई, क्या चीज है लाइमन सीरीज, इज द फर्स्ट सीरीज। इसमें क्या होता है, जिस स्टेट पे हमें आना होता है, जिस स्टेट पे हमें आना होता है उसे हम फर्स्ट लिखते हैं, सर इसको NF लिखते हैं, फाइनल, ठीक है। जहां से आ रहे होते हैं उसको हम उससे अलग लिखते हैं, मतलब 1 है तो यह 2 से शुरू होगा। तो लाइमन सीरीज वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है दूसरे से पहले पर, तीसरे से पहले पर, फोर्थ से पहले पर, फिफ्थ से पहले पर और इन्फिनिटी से, ठीक है। बाल्मर सीरीज कौन सी होगी, बाल्मर सीरीज जिसके अंदर फाइनल जो होता है वो 2 होगा और जो NI होगा वो 3 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक होगा, याद रखिए इसे, ठीक है। इसी तरह से पाश्चन मतलब जो नंबरिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग, तो NF इसका कितना होगा 3
और इसका Ni कितना होगा 4 5 6 इस तरह से इंफिनिटी। इसी तरह से ब्रैकेट को अगर हम देखेंगे तो इसका NF होगा कितना 4th, और तो 4th यहां पे लिख दिया तो इसका मतलब Ni कहां से आ रहा है 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 8 से आ रहा है और इंफिनिटी इस तरह से चल रहा है। ठीक है, पी फंड की बात करते हैं तो NF कहां से है, ये 5th पे आ रहा है, फाइनल गिर रहे हैं 5th पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब चल कहां से रहे हैं 6th 7th इंफिनिटी तक, ऐसे की तरह। ठीक है, तो ये है तरीका किसका, पार्शियल सीरीज का। इसको ड्रॉ करने के लिए भी कई बार डायग्राम आ जाता है। ठीक है, तो उसे भी एक बार कर लेते हैं। ठीक है, उसे भी एक बार कर लेते हैं हम। जी, उसे भी हम कर ही लेते हैं। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, पहले हम इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि एक का लिख लेंगे तो आपको बाकी का भी समझ में आएगा। हमने क्या लिखना था, वेव नंबर RH सॉरी ब्रैकेट फाइनल इज 1, तो 1 का स्क्वायर था यहाँ पे माइनस NI कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे NF 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, बाकी सब चीजें वो आप लिख लेना। अब देखिए इसका स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं, इसका स्पेक्ट्रम देखिए अब कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये रहा आपका, यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। ये शेप कुछ भी हो सकती है, राउंड भी ले सकते हो आप, ऐसे सर्कुलर में भी ले सकते हो, आपको बुक्स में दिख जाएगा। तो अभी के लिए हम ये शो कर रहे हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है। क्या है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये क्या है भैया, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, यहां पे n कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अगर ये n1 है तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से फॉल कर रहा है भाई, वो कहां से फॉल कर रहा है, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक चल रही है बात। ठीक है, ये कितना है 2 3 4 इस तरह से, तो मतलब कहां से कहां आ रहे हैं, 2 से आ रहे हैं किस पे, फर्स्ट पे, 3rd से आ रहे हैं किस पे, फर्स्ट पे, 4th से किस पे आ रहे हैं, फर्स्ट से, इसी तरह से 5th होगा, इसी तरह से 6th होगा, 7 तो कम से कम बनाइए आप, इसी तरह से 7th होगा। लेवल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, इस तरह से 7th, और करते करते हम इन्फिनिटी से भी आते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको एक स्पेक्ट्रम मिला। ये स्पेक्ट्रम हुआ क्या, लाइमन सीरीज का। किसका हुआ, ये पहली सीरीज जो है हमारी लाइमन सीरीज का। ठीक है, इसी तरह से अब हम किस पे जा रहे हैं, बाल्मर में सेकंड पे जा रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, 3rd से सेकंड पे, 4th से सेकंड पे, 5th से सेकंड पे, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से इन्फिनिटी से आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी सीरीज है, बाल्मर सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है, बाल्मर सीरीज है। ठीक है, इसी तरह से हम पार्शियल सीरीज की अगर हम बात करें, पार्शियल सीरीज, तो पार्शियल सीरीज कहां से कहां है, फाइनली किस पे आ रहे हैं, 3rd पे आ रहे हैं। 3rd ये रहा, कहां से आएंगे, 4th से, इसी तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, ये 5th के लिए है, ये 6th के लिए है, और ये 7th के लिए। 7 से तो कम से कम ड्रॉ करिए आप, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ चुकी है कौन सी, पार्शियल। ये कौन सी है भैया, पार्शियल सीरीज है, पार्शियल सीरीज। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने हैं स्पेक्ट्रम। ब्रैकेट की बात करते हैं, ब्रैकेट में NF कितना है 4, तो 4th पे आना है हमें, 4th इन्फिनिटी से इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से पी फंड इज 5th पे हमें आना है, तो 5th इज दिस, तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, तो ये कौन है पहले वाला, ये है ब्रैकेट। कौन है ये, ब्रैकेट सीरीज है ये। ठीक है, और ये है पी फंड। कौन है ये, पी फंड सीरीज है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा, बिल्कुल सही है। और इस टाइम जितनी बार भी ये बंदे कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन जब फॉल कर रहे हैं, तो हर बार में ये क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से एनर्जी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी। ये भी क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी। ये क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी। ये क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी। ये क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे बन जाता है एक स्पेक्ट्रम। क्या बन जाता है भाई, स्पेक्ट्रम। तो इसको बोला जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको बोला जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो मोस्ट प्रोबेबली भाई जितने टॉपिक थे इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर, वो सारे हमने कवर कर दिए हैं। ठीक है, एंड एक बार मैं चेक कर लूं, तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं चेक करता हूं कि कोई टॉपिक बचा तो नहीं है फटाफट। चलिए
तो ये हो गया भाई स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोस्ट प्रोबेबली जितने टॉपिक थे एनसीईआरटी के अंदर वो सारे करवा दिए हैं। एक टॉपिक है बोहर क्वांटाइजेशन का, जिसको हम पढ़ते हैं MBr इज इक्वल टू NH/2πr। उसके बारे में सिर्फ थ्योरी है कि भाई इसने ये बताया था कि जो ऑर्बिट है वो इस ऑर्बिट में, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में घूमेगा जिसकी मोमेंटम MBr इज इक्वल टू NH/2π होगी। इस तरह की चीजें हैं। तो वो एक थ्योरी का पोर्शन ऑफ सिर्फ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कभी 1000 में से एक बार पूछा जा सकता है बस। इसके अलावा 99% इस चैप्टर में से हर एक टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की किस तरह के आएंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सभी के लिए मैं अलग से जितने भी वन शॉट अपलोड हो रहे हैं मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ थ्योरी पे, कॉन्सेप्ट पे अभी के लिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अलग से हम करेंगे न्यूमेरिकल, अलग से हम करेंगे एनसीईआरटी, अलग से हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के जो कंप्लीट हो गए हैं। सो डोंट वरी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, मैंने जानबूझ के नहीं करवाया। वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जैसे ही मैंने बोला है, जिस तरह से मैंने बोला है कि भाई 31 अक्टूबर तक आपके सारा सिलेबस करवा दूंगा वन शॉट के अंदर, और वो हो भी रहा है। आज आप देख लीजिए 12वां चैप्टर है हमारा एटम्स, ये कवर हो गया है। और जो 13वां चैप्टर है न्यूक्लियर, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, सब कुछ काट दिया उसमें से भाई। सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन और बाइंडिंग एनर्जी का भी यही रहता है। ठीक है, वो भी जल्दी आ जाएगा। और 14th हमारा उससे आसान चैप्टर नहीं हो सकता सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर के बारे में। जितने टॉपिक आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो सारे कवर कर दिए हैं। जितने टॉपिक आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो भी सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब कोई टॉपिक आपका कटा ही नहीं है, तो सारा चैप्टर मैं करवा रहा हूँ। और कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर जो आप टॉपिक करवा रहे हैं क्या वो इनफ है? भैया वो दी बेस्ट है, क्योंकि मैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। कोई चीज ऐसी नहीं है कि मैं सिर्फ सिलेक्टेड नहीं करवा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में वो पोर्शन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, समझे? चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। होप्सो की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप अच्छे से पढ़ लोगे इस वन शॉट से। और मतलब पढ़ने के बाद मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो भाई। बट कंडीशन रहेगी कंसंट्रेट होकर पढ़ लेना और साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बट वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लेना सुनील जांगड़ा सर के नाम से, और शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, साथ में वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नए वन शॉट के साथ और एक जोश वाली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।